हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए ज़िंदगी में हमें संघर्ष जारी रखना है, संघर्ष करते रहना है। आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज का मैथ का सेट नंबर 22 करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का PDF जो होगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मैथ का सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल की सूची मूल्य इसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, इसे 30% की छूट पर बेचा जाता है, तो डीलर को हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना उसका हानि प्रतिशत हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई डीलर है, वो अपना वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस रखा है मान लीजिए कि 100% है, ठीक है, 100 रुपया है, ठीक है। अब बोलता है कि वो जो है से अपना जो सूची मूल्य जो है उसका एक लिस्ट बनाता है, उसमें इसका जो सेलिंग प्राइस जो रखता है वो 20% अधिक रखता है। तो यानी कि क्या सूची मूल्य हम क्या बोल सकते हैं, सूची मूल्य 20% अधिक रखता है, तो 100 में 20% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और बोला जा रहा है कि जब इस वस्तु को, जब इस मोटरसाइकिल को बेचता है तो 30% कम करता है, ठीक है। यानी कि 120 में से अगर 30% अगर कर देंगे, घटा देंगे, तो 120 का अगर 30% घटाएंगे तो कितना, 10% 12 हो जाएगा। बाकी 36 अगर घटा देंगे तो कितना, हमारा जो SP जो हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 84 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको लाभ हुआ या हानि हुआ वो प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बताइए कि 100 रुपये का कोई मोटरसाइकिल खरीदता है, अगर उसको 84 रुपये में बेचता है, तो सिंपल सी बात है कि 16% का क्या हुआ होगा, इसको 16% का क्या हुआ होगा, हानि हुआ होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से ऐसे भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लीजिए कि पहले 20% बढ़ाया, ठीक है, फिर क्या करता है, सूची मूल्य पर 30% घटा देता है, ठीक है। तो यहां पर कर सकते हैं क्या, यहां पर प्लस हुआ, यहां माइनस हुआ, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 20 गुना 30/100 ये कर देना है। यहां से अगर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -10, और यहाँ क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डायरेक्ट -16 हमारा आ गया, यानी कि बोल सकते हैं कि 16% का इसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, हानि हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला का D हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 48 किलोमीटर की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में चलती हुई महिला को 12 सेकंड में पार करती है। तो बताइए कि महिला का चाल क्या हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रेन है, एक ट्रेन रेलगाड़ी है जो इस दिशा में जा रही थी, कितना, 48 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, ठीक है। और बोला जा रहा है कि एक जो व्यक्ति है, इसमें एक व्यक्ति जो है से इसी दिशा में कितना के स्पीड से चल रहा है, 12 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो इस व्यक्ति जब इस दिशा में जा रहा था तो पीछे से एक ट्रेन आती है 48 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, और इस व्यक्ति को कितना टाइम 18 सेकेंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो यहां से एक चीज हमको निकाल सकते हैं कि जब 18 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन का लेंथ ज्ञात कर सकते हैं हम। ट्रेन का लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। जब बताइए कि जब कोई दो चीज एक ही दिशा में जाए तो इन लोगों का जो कोरिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है, आपस में घट जाता है, और जब एक दूसरे के सामने से जब आते हैं तो उन लोगों का जो कोरिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो जब इन लोगों का घटेगा तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कोरिलेटिव स्पीड बराबर, कोरिलेटिव स्पीड बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 48 - 12 इसको क्या बोल सकते हैं, 36 किलोमीटर पर घंटा। और 36 किलोमीटर पर घंटा को हम क्या कर सकते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 36 गुना 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 दूना 36, यानी कि
10 मीटर पर सेकेंड जो है इन लोगों का क्या हो गया, कोरिलेटिव स्पीड हो गया। अब ट्रेन का लेंथ बोलें तो कोरिलेटिव स्पीड में अगर हम टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ट्रेन का लेंथ निकल जाएगा। तो 10 गुना क्या कर देंगे 18, यानी कि 180 मीटर जो था से ट्रेन लंबा था, ठीक है। अब बोल रहा है कि यही ट्रेन जब अपने दिशा में जा रही थी तो उधर से कोई एक महिला आ रही थी, ठीक है। तो इसी का बताना है कि इसको जब पार करती है तो दूसर का जो टाइम दिया हुआ है T2 जो दिया हुआ है वो 12 सेकंड में क्या करती है, इस महिला को इस ट्रेन ने पार कर देती है। तो इस महिला का स्पीड ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ये जो महिला आ रही है, महिला x किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से आ रही है, ठीक है। तो हम चूंकि बताए थे कि इन लोगों का कोरिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जब ये ट्रेन और जब ये आएगा तो इन लोग दोनों का कोरिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, कोरिलेटिव स्पीड। तो हम बोले कि इन लोगों का घट जाएगा, ठीक है। कोरिलेटिव स्पीड आपस में इन लोग दोनों को क्या हो जाएगा, घट जाएगा नहीं जुट जाएगा, क्या कि एक साइड में जाता है तो घटता है और दोनों अगर दोनों एक दूसरे के सामने से अगर आते हैं तो उसमें क्या होता है, जुटता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइम जो दिया हुआ है सो इतना दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि ट्रेन का जो लेंथ था 180 था, 180 को ही इन लोग कितना पार करते हैं 48 प्लस 12, और इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, चाहे मीटर पर सेकंड में इसका क्या हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा। और इसी को कुल टाइम कितना ले रहा है 12 सेकंड। हम यहाँ से कर सकते हैं कि 12 से अगर इसको कट करेंगे तो 15 बार में, यानी कि 1/1 अगर इसको अगर तिरछा अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 48 प्लस यहाँ क्या है, हम इसको x माने हैं ना, यहाँ x माने हैं तो यहाँ x मान कर चलना है, ठीक है। तो 48 प्लस x इंटू 5/12 इजगुल क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 से इसको कट करेंगे कितना बार में, 3 बार में, यानी कि 48 प्लस x इज इक्वल टू बार दिए कितना 36, ठीक है। अगर यहाँ से अगर फाइंड करें तो यहाँ 18 है ना, यहाँ 18 है, 18 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 हो जाएगा। और अगर इस दोनों को अगर x का अगर वैल्यू फाइंड करें तो 54 माइनस 48 क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से वो जो क्या है महिला आ रही थी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा तो 2 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि पहली संख्या का 65% 130 है और दूसरी संख्या का 40% 100 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि कोई पहली संख्या है, इसका 65% का जो वैल्यू है वो 130 है, ठीक है। तो ये पूरा 100% अगर संख्या होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि 65 दूना, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी कि 100% बराबर क्या लिख सकते हैं 200 हो जाएगा। यानी पहला संख्या क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगर दूसरा संख्या की बात करें तो बोल रहा है कि 40% बराबर 100 है, ठीक है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 100/40 और 100% बराबर क्या निकाल लेंगे 100/40 गुना 100। अगर इसको अगर कट करते हैं तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि 25 देंगे कितना हो जाएगा 250, यानी कि बोला तो हमारा क्या हो जाएगा पहला संख्या 200 हो जाएगा और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। इसी दोनों का अनुपात बोल रहा है। तो पहला संख्या का अनुपात और दूसरा संख्या का अनुपात ज्ञात कर दे रहे हैं। तो पहला कितना है 200 और दूसरा संख्या कितना है 250। 1 0 से 1 0, 5 चौके 20 और 5 5 25, यानी कि पहला और दूसरा संख्या का जो रेशियो आ गया वो हमारा कितना आ गया 4:5 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 3 का ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए बी सी और डी के बीच किसी निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो वैल्यू है 4:12:30:45 हो। तो यदि ए और डी के भागों का बीच का अंतर जो है तो 5535 है, तो कुल राशि ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:12:30 और दिया हुआ है 45, ठीक है। और यही जो बोल रहा है कि ए और डी का जो भाग का जो अंतर है, मान लीजिए कि x है, सबको x मान ले रहे हैं, ठीक है। ए और डी का जो बीच का जो अंतर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5535, ठीक है।
5535 दिया हुआ है, तो बोल रहा है इसमें कि कुल राशि क्या हो जाएगा, कुल राशि बराबर वाट, यही ज्ञात करना है। तो हम देखिए यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए और डी का जो अंतर है 5535 है, यानी कि 45 में से 4x घटा देंगे तो इसके इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5535। अगर 45 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 41x का वैल्यू हमारा 5535 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को अगर कट करेंगे तो x बराबर जो हो जाएगा हमारा, इससे इसमें अगर भाग दीजिएगा तो 135 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि यहाँ तक की बात, आगे अगर बात करें तो बोल रहा है कि x का वैल्यू जब इतना आ गया तो बोल रहा है कि टोटल कितना राशि था। तो टोटल राशि का अगर रेशियो अगर फाइंड करें, रेशियो को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 45 और 30 75 12 87 और 4 91, 91x लिख सकते हैं कुल राशि। तो 91 गुना अगर x के जगह पर कितना 135 रख देंगे और इसी को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 12 कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 4 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि राधा को 1680 क्रय मूल्य वाले बैग पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% का छूट देने के बाद भी 25% लाभ हो। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया हुआ है 1680 रुपये। ठीक है, राधा से कोई वस्तु को खरीदती है 1680 रुपये में, इसको ऐसा उस पर रेट लिखना है उस वस्तु पे कि उसको क्या 16% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस हमारा 1680 है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी पहले अपने बारे में सोचना है। तो यानी 100% है ही, तो अपने आप में पहले हमको 25% कमाना है, तो इसका 125% वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, और इसी पर ई जितना रेशियो है, ई कब, ई जितना मूल्य जो आया ई कब हुआ जब 16% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, यानी जब 16% डिस्काउंट दी होगी तो ये कितना का वैल्यू रहा होगा 84 का वैल्यू रहा होगा, तो इसी को 100 का वैल्यू निकाल देना है। यहाँ से अगर यहाँ अगर कट करें और तो क्या हो जाएगा, इसको से अगर इसको कट करें तो 2 बार में। ठीक है, यहाँ ऊपर 20 बच जाएगा, यहाँ 125 बच जाएगा। ठीक है, 125 अगर इसको अगर करें तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ लिख दे रहे हैं, 5 दूना 10 के जीरो हाथ में 1, यानी 12 दूना 24 1 2500। 2500 रुपया क्या करना होगा, उसको फिक्स करना होगा। फिक्स प्राइस जो उस वस्तु पर जो लिखेगी वो 2500 रुपया लिखेगी, यानी कि 2500 रुपया जब लिखेगी तो 16% इसको डिस्काउंट देने के बाद भी इसको क्या है 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ए और बी कार्य को 6 दिन में और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं तो शेष काम को सी है से अकेले 2 दिन में पूरा करता है। बी और सी एक साथ उसी कार्य को 3/4 भाग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ए है, ठीक है, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में। तो बोल रहा है कि ई दोनों मिल करके 3 दिन काम करते हैं। तो चलिए ए और बी मिल करके जब एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में काम बराबर लिख सकते हैं 1/6 प्लस 1/8। यहाँ से अगर एलसीएम ले लें तो हमारा 24, यानी 6 चौके 24, 8 तिरिके 24, यानी कि 7/24 का 7/24 काम जो है क्या है इन लोग कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 7/24 जब काम करेंगे एक दिन में इन लोग कितना 7/24 काम करेंगे। ठीक है, तो इन लोग दोनों मिल करके 3 दिन काम करते हैं। 3 दिन में किया गया काम ए और बी के द्वारा 3 दिन में अगर काम करेंगे तो 7/24 गुना क्या हो जाएगा 3, यानी कि 21/24 काम इन लोग क्या कर देंगे। तो बचा काम कितना, बचा हुआ काम अगर लिखें तो टोटल काम 24 था जिसमें से कि 21 कर दिए, तो बचा कितना 3/24 काम बच गया। इसको अगर कट करें तो 1/8 काम जो है से क्या है 3 8 24, यानी 1/8 काम है से बचा हुआ है। ठीक है, तो और सी जो है से इसी 1/8 काम को
सी जो है इसी 1/8 काम को कितना 2 दिन में करता है, तो पूरा काम को सी कितना दिन में, पूरा काम को सी है 16 दिन में कर देगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि बी और सी जो है इसी काम का 3/4 भाग कितना दिन में करेंगे। ठीक है, तो बी का जो इफिशियंसी है कितना, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, लिख सकते हैं कितना 1/8 प्लस 1/16। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कितना 8 गुना 16/24, 8 त्रिके 24, यानी कि 16/3 दिन में इन लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, पूरा काम को। तो बोल रहा है कि बी और सी हैं 3/4 काम को कितना दिन में करेंगे। जब पूरा काम को 16/3 दिन में करते हैं तो 3/4 काम को कितना 16/3 से कर देंगे, 3 से 3 कट कर देंगे तो 4 से क्या 4 बार में, यानी कि 3/4 काम को करने में इन लोगों को कितना लगेगा 4 दिन लगेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि 6 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 11,495 हो जाता है। ठीक है, तो उसी अवधि में उसी राशि पर दोगुना ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि कोई राशि है, जो प्रिंसिपल है वो कितना है 9500 रुपया। ठीक है, और टाइम जो दिया हुआ है 2 वर्ष में, ये जो बढ़ करके जो हो जाता है वो हो जाता है 11,495 रुपया हो जाता है। ठीक है, बढ़ करके कितना हो गया 2 वर्ष में, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ करके 11,495 रुपया हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेट फाइंड कर लेंगे पहले। तो रेट फाइंड करने के लिए पहले ये ज्ञात करते हैं कि 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ा, 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ा। तो 11,495 में से अगर 9500 अगर घटा दें हम तो क्या हो जाएगा 1995 आएगा। ठीक है, और 1995 2 वर्ष का क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसी को अगर 2 वर्ष का अगर रेट ज्ञात करें, 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें तो हम लिख सकते हैं क्या 1995 बटा हमारा कम मूलधन कितना है 9500। इसी का हम लोग क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, और अगर 95 से अगर 1995 को अगर कट करें तो हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो 2 वर्ष का जो ब्याज हुआ, 2 वर्ष का जो रेट हुआ से 21%। ठीक है, तो 2 वर्ष का 21% हुआ तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज में 1 वर्ष का बोल सकते हैं रेट बराबर कि 10% रहा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि यही रेट का दोगुना ब्याज प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बताइए कि साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि रेट जो है से दोगुना लेना है, तो 10% रेट है तो इसको क्या लेना है 20% ले लेंगे, और जो मूलधन जो हो जाएगा प्रिंसिपल जो हो जाएगा से हमारा कितना है 9500 रुपया हो जाएगा, और टाइम जो हो जाएगा से 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100 होता है। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल 9500 गुना रेट जो हो जाएगा, तो हमारा रेट यहाँ कितना दोगुना लेना है, तो इसको लिख देंगे 20%। ठीक है, 2 वर्ष में तो 2 लिख देंगे, और बटा में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर करें तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, ऊपर बच जाएगा 95 गुना 20 गुना 2। अगर यहाँ करेंगे तो 95 गुना 40 हो जाएगा, और 95 गुना 40 को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 के, 0 हाथ में 2, और 9 चौके 36 और 2 38, यानी कि 3800 रुपया क्या हो जाएगा मेरा साधारण ब्याज हो जाएगा। यही फाइंड करने के लिए बोल रहा था, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार में क्रमशः
20,000, 50,000 और 40,000 का निवेश किया, ठीक है, उनको एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ जो है से 12,100 है, ठीक है, जिसे उन्होंने अपने निवेश के अनुपात में बांट लिया, तो रीता को प्राप्त लाभ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई सीता है, सीता, गीता और रीता, ठीक है, इन लोग जो है व्यापार में कुछ पैसा इन लोग इन्वेस्ट करता है। जो सीता है वो क्या है 20,000 रुपया इन्वेस्ट करती है, और गीता जो है से 50,000 इन्वेस्ट करती है, और जो रीता है से 40,000 रुपया इन्वेस्ट करती है, ठीक है। इन लोगों से साल भर के बाद, यानी कि इन लोग अपना पैसा को कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट की, 12 मंथ के लिए, तो 12 से सब में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिससे कि इसी का हमारा क्या हो जाएगा, सीता, गीता और रीता का वर्ष में जितना जो इनकम होगा उस इनकम को जब भी हम बांटेंगे तो यही अनुपात में इन लोग बांटेंगे, क्योंकि इन लोग का जो पैसा का जो इन्वेस्टिंग था इसी अनुपात में इन्वेस्टिंग था, तो इसी अनुपात में हम लोग क्या है जो हमारा लाभ अर्जित होगा उसको भी इसी अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ से 12 12 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं 4 0 4 0 और 4 0 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो सीता, गीता और रीता का जो लाभ का अनुपात हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2:5:1 4, ठीक है। अगर जो बोला जाए कि टोटल जो लाभ हुआ है 12,100 हुआ है, 12,100, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि टोटल 5 2 7 4 11, यानी कि ये जो है से 11 एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक्स का अगर यहाँ से फाइंड करें वैल्यू तो 11 से कितना बार में 11 बार में, यानी एक्स बराबर जो आ गया से 1100 रुपये आ गया। तो बोल रहा है इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है कि रीता को प्राप्त लाभ क्या हो जाएगा, रीता, तो रीता का कितना है 4 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1100 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 गुना 4, यानी कि 4400 जो रुपया है यही इसका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, इसका हिस्सा होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक मिश्रण की 85 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात जो है 27:7 है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए, ठीक है। तो एक मिश्रण है, मिश्रण जो है से 85 लीटर है, ठीक है, और जो अगर मिल्क और वाटर का अगर रेशियो इसमें बोलें तो 27:7 है। तो अब 27:7 है तो टोटल अगर बात करें तो 27 और 7 कितना होता है 34, एक्स का वैल्यू कितना है 85 है, 85 है, तो 1 यूनिट का अगर मात्रा निकालें एक्स बराबर निकालें तो 85 बटा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो अगर 17 से अगर कट करें तो 17 × 85 और 17 दूना 34, यानी कि जो 1 यूनिट का जो वैल्यू आ गया हमारा कितना आ गया 5/2 आ गया, ठीक है। यहाँ से इस चीज़ को कंसीडर कीजिएगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू आ गया से कितना आ गया 5/2 आ गया। तो बोल रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, जो रेशियो है से 3:1 हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सिर्फ पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो दूध हमारा जितना था पहले से उतना ही रहना चाहिए, तो यहाँ दूध 27 है और यहाँ 3 है, तो अब बताइए कि इसको 27 बनाने के लिए इसमें कितना से कम मल्टीप्लाई करना होगा 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नया जो रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर का कितना हो जाएगा 27:7 और 9 दिया कितना हो जाएगा 27:9, यानी कि अब देखिए यहाँ पे दूध है से क्या है बराबर है 27 यूनिट है। अब जो मिल्क है यहाँ पे जो पानी है, पानी में कितना यूनिट का बढ़ोतरी हुआ है 2, पहले से कितना था 7 था, अब कितना हो गया 9, यानी कि बोल सकते हैं कि 2 यूनिट वृद्धि हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5/2, तो 2 यूनिट बराबर क्या लिख सकते हैं 2 यूनिट बराबर लिख सकते हैं हम 5/2 गुना 2 से 2 कट जाएगा यानी 5 लीटर, यानी कि ये बोल सकते हैं कि पहले जितना दूध और पानी था उसमें 5 लीटर और अगर हम इसमें पानी मिला दें तो नया जो दूध और पानी का जो अनुपात हो जाएगा तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 5 लीटर, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि रूट अंडर x माइनस 1/√x इज इक्वल टू रूट अंडर 7 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर यहाँ कर देंगे और √7 का यहाँ भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस कितना √x माइनस 2 इंटू √x और √x यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना √7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ से a दोनों कट जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू आया, यहाँ माइनस में 2 है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि क्या आ गया, x प्लस 1/x का वैल्यू जो आ गया हमारा 9 आ गया, ठीक है। तो इसका जो होता है, जब इसको अगर हमको फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका वैल्यू हमको चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना है, 9 है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 माइनस 2 यानी कि 79 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक सर्किल है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ सेंटर है, ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ऐसे किया गया है, ऐसे किया गया है। और जो है से यहाँ से एक एंगल ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है। और जो है बोल रहा है BOC, ठीक है। और यहाँ पे A दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है, बोल रहा है कि एंगल BAC प्लस एंगल OBC बराबर वाट। क्वेश्चन बस ऐसे दिया हुआ है और बोल रहा है कि एंगल BAC और एंगल OBC, ठीक है। यानी कि BAC इस एंगल को और बोल रहा है कि OBC इस एंगल का योग कितना होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए कि ये क्या है, केंद्र है, सेंटर है। तो सेंटर से जब यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक है, क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या क्या होता है, आपस में कहीं भी वृत्त पे कहीं भी त्रिज्या खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या क्या बोल सकते हैं, बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों भुजा जो है से आपस में बराबर है तो इसके सामने का ए एंगल, ठीक है, और इसके सामने का ए एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो इसको x डिग्री मान ले रहे हैं, इसको भी x डिग्री मान ले रहे हैं। तो अब बताइए कि ई एंगल बराबर क्या हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं कि जब एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब दो एंगल का जो है, दो एंगल है से x है, तो 180 में से हम घटा देंगे उसको, तो ये एंगल बराबर लिख सकते हैं कि 180 माइनस 2x, ठीक है। जब ए एंगल 180 माइनस 2x हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी वृत्त में केंद्र पर बना हुआ कोण जो है से परिधि पर का जो कोण बना हुआ होता है वो केंद्र से क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। ये एक थ्योरम है, ठीक है। यही थ्योरम का इस क्वेश्चन में कमाल है, ठीक है। तो ये जब 180 माइनस अगर 2x है तो क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 2x बटा कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अगर इसको अगर हम लोग करेंगे तो अगर 2 ऊपर से अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस x बटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो ये जो हमारा एंगल आ जाएगा कितना, 90 माइनस x आ जाएगा। और जब 90 माइनस x आ जाएगा तो बोल रहा है कि BAC ए एंगल और बोल रहा है कि OBC ए एंगल का योग कितना होगा। तो अब BAC बराबर हमारा तो पता चल गया, BAC बराबर कितना है, 90 डिग्री माइनस x है, ठीक है।
यहाँ पे हम दिखलाएं आपको। और अगर ओ बी सी की अगर बात करें तो हमारा एक्स है। तो अब बताइए कि एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए कोण का योग और ए कोण का योग हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आराम से देखना है क्वेश्चन। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एज एक मेज की ऊपरी सतह जो कि समबाहु है, त्रिभुज के आकार वाली है, जिसका क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मेज की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। ठीक है, मान लीजिए कि एक मेज है, वो मेज का जो आकार है से एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोले तो इसका तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, इस टाइप का है। और इसी का जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है से 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसका एक भुजा कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है से √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए कि एक भुजा इसका ए है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि √3/4 भुजा को ए मान लीजिए, ए स्क्वायर बराबर इसका एरिया जो दिया हुआ है से 9√3 दिया हुआ है। अब देखिए 9√3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4 यहाँ से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36, ए स्क्वायर बराबर 36, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि प्रत्येक भुजा जो इसका आ जाएगा से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि 12 का ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि यदि y का x प्रतिशत 2000 है के बराबर है और z का y प्रतिशत 4000 के बराबर है, तो x और z के बीच क्या संबंध होगा, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है x और z के बीच में। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि y का x प्रतिशत यानी कि x/100 बराबर जो दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है। ठीक है, और जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि z का y प्रतिशत यानी कि y/100 इक्वल कितना दिया हुआ है 4000 दिया हुआ है। तो अब बताइए कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर करेंगे तो y x बराबर ये यहाँ पे भागा में यहाँ जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि 2000 पर और 2 जीरो, यानी कि बोल सकते हैं इतना। ठीक है, अगर यहाँ से अगर बात करें ये फर्स्ट टर्म आया और सेकेंड टर्म की बात करें तो जेड वाई बराबर क्या लिख सकते हैं 4000 पे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 100 यहाँ चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि 1 में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा yx बटा जेड वाई बराबर यहाँ क्या है इतना आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा 1/2 बार में कट जाएगा और यहाँ से y कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर अगर तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा से 13 का ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे 14 नंबर। चौदह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो विक्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य मान लेते हैं और क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लेते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोल रहा है, तो इसको हम लोग क्या मानना है क्रय मूल्य मानना है, क्रय मूल्य जिसको सीपी बोलते हैं, ये कितना 75 मान लेंगे। ठीक है, और विक्रय मूल्य की अगर बात करें, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी की अगर बात करें तो उल्टा हमको मानना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से कंसीडर ये कीजिए कि मान लीजिए कि कोई वस्तु को आप 75 रुपये में खरीद रहे हैं और 60 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि क्या हो रहा है आपको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये फाइंड हो जाएगा कि हमको हानि हो रहा है।
जब हानि हो रहा है तो हानि कितना प्रतिशत हो रहा है, इसको फाइंड करेंगे। तो अब बताइए कि कितना का हानि हो रहा है। तो अगर 75 में से अगर 60 घटाएंगे तो 15 रुपये का कहानी क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितना में, 75 में। इसी को क्या कर लेंगे, परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। तो 15 पचे 75, 5 से कितना बार में 20, यानी कि जो हानि प्रतिशत जो आया हमारा कितना आया, 20% हमारा हानि हो रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 और 36 का तृतीय समानुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, तो तृतीय समानुपात आपको बोले थे कि 16 अनुपात 36, ठीक है, समानुपात 36 अनुपात x, तृतीय समानुपात मान लीजिए कि x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं क्या कि 16/36 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 36/x लिख सकते हैं। अगर यहाँ से बात करें तो 16x बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुना 36 हो जाएगा। तो अगर x की बात अगर करें तो 36 गुना 36/16, 4 चौके 16, 4 9 36, और 4 से कितना बार में 9, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया तो हमारा क्या आ गया, 81 आ गया। यानी 16 और 36 का अगर तृतीय समानुपात बोले तो हमारा क्या आ जाएगा, 81, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50% है तो x y z का रेशियो ज्ञात करना है। देखिएगा x का 15%, ठीक है, यानी कि 15/100 लिख दे रहे हैं, और बोल रहा है कि y का 25%, तो 25/100 लिख दे रहे हैं। ठीक है, बराबर z का 50% बोल रहा है, तो 50/100 लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे एक्स वाई जेड का जब रेशियो ज्ञात करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 से 3 बार में, और 5 से कितना 20 बार में, 25 चौका 100, यानी कि 1/4। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/2। अगर यहाँ अगर करें तो x का 20/2 x का 3/20 बराबर y का 1/4 बराबर z का 1/2। जब एक्स वाई जेड का रेशियो ज्ञात करना हो और जो बराबर में है से फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो क्या करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, उलट के सिर्फ लिख देते हैं, उल्टा अपोजिट करके लिख देते हैं। तो x का जो क्या हो जाएगा वैल्यू 20/3, और यहाँ क्या हो जाएगा 4/1, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/1। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या से गुना कर दें जो ये नीचे वाला 3 है से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम सब में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 3 60 हो, सॉरी ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 20 बच जाएगा, यहाँ कितना 12, और यहाँ 6 बच जाएगा। अगर यहाँ से इसको 2 से कैंसिल करें तो 10 6 और 3, यानी कि एक्स वाई जेड का जो रेशियो हो जाएगा 10:6:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा से सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि 3/5 का पावर 2x - 1 गुना 3/5 का पावर 4 इज इक्वल टू 3/5 का पावर क्या है 15 है। तो बताना है कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, x बराबर वाट। तो अब जब देखिए कि जब बेस क्या है, जब बराबर होता है तो पावर क्या होता है, जब गुना में रहता है तो जुड़ता है और भागा में रहता है तो घटता है, हम पहले बताए थे। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 3/5, क्योंकि दोनों जगह बेस ऐसे 3/5 3/5 है, तो ये दोनों का पावर जो क्या है आपस में जुड़ जाएगा। तो 2x - 1 प्लस क्या लिख देंगे 4, और यहाँ जो बच जाएगा 3/5 का पावर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ बेस जब बराबर दिख रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर कर देंगे। तो 2x - 1 प्लस अगर 4 करेंगे तो 4 में से अगर 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2x बराबर 15 में से 3 घटेगा तो 12, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा तो हमारा 6 वैल्यू आ जाएगा, जो कि 17 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से 18 नंबर देखते हैं।
18 नंबर बोल रहा है कि 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन वाला एलसीएम होता है तो बहुत लोग क्या है इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या करते हैं कि उनको यही पता नहीं चलता है कि ऊपर वाला को एलसीएम लेना था कि नीचे वाला को एलसीएम लेना था, ऊपर वाला को एचसीएफ लेना था कि नीचे वाला का एचसीएफ लेना था, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उन लोगों के लिए हम बता दें कि जब एलसीएम का बात करें तो आप आंख बंद करके ऊपर वाला को एलसीएम निकाल दीजिए और बाकी जो बच गया उसको एचसीएफ निकाल दीजिए। अगर एचसीएफ निकालने की बात करें तो ऊपर वाला को सबसे पहले क्या काम कीजिए, आप एचसीएफ निकाल दीजिए और बाकी जो बच गया उसको एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, बस यही करना है। यहाँ पे अगर 2, 4 और 5 का अगर एलसीएम निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और जब ऊपर वाला को जब एलसीएम हम निकाल दिए, हम ऐसे भी बोल सकते हैं आपको समझने के लिए, 2, 4, 5 का एलसीएम और नीचे वाला क्या है 3, 9, 6 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आ जाएगा और 3, 9, 6 का अगर क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 20/3 क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 200 बटा क्या है 8 है, तो शेष ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता है तो देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन वास्तविक में ये बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए आपको समझाते हैं, अगर हमको बनाना होता तो हम सिर्फ देख करके आंसर बता देंगे, लेकिन चूंकि आपको समझाते हैं। देखिए फैक्टोरियल 1 को क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है, फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 2, प्लस फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3, और प्लस फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। ठीक है, अगर फैक्टोरियल अगर 5 अगर रहता तो क्या लिखते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और डॉट डॉट ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन लिखना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 से भाग रहा है लग रहा है, अगर 1 में अगर 8 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या हो जाएगा, यही 1 हो जाएगा। अगर 2 में अगर 8 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 3 यहाँ क्या है 6 है, 3 दूना 6, 6 में अगर 8 से भाग देंगे तो हमारा कंसीडर जो भाग शेष जो करेंगे तो 6 करेंगे। लेकिन यहाँ के बाद कहानी अब स्टार्ट होता है कि देखिए 4 और 2 को जब आपस में गुना होगा तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को 8 से अगर कट कर देते हैं तो यहाँ पे जो भी गुना जाएगा तो यानी कि यहाँ पे कुछ शेष नहीं बचेगा, यहाँ शेष 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ भी बात करें तो 4 और 2 को आपस में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 से 8 तो पूरा पूरा कट जाएगा, बाकी फैक्टर में कुछ भी रहे, उसका गुणनखंड कुछ भी रहे तो हमारा शेष क्या आ जाएगा 0। यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ शेष 1 आया, 2 आया, 6 आया, तो टोटल शेष कितना आ गया, मान लीजिए कि 9 शेष आ गया। तो यानी कि अब 9 में अगर 8 से अगर भाग दीजिएगा तो हमेशा हमारा शेष जो क्या है 1 बच जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल 1, 2, 3 इसमें जब आपस में ऐड करेंगे 200 फैक्टोरियल तक, ठीक है, 200 फैक्टोरियल तक आपस में ऐड करेंगे तो उसका शेष जब 8 से भाग देंगे हमेशा 1 ही बचेगा। ठीक है, तो जो 19 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंड की संख्या बोल रहा है 4200 को। सबसे पहले इसको करते हैं हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो 42 ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 सते 42। अगर इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5 है 25 और गुना 2 गुना 2, यानी कि 25 चौका 100, इतना हम इसको गुणज में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से अगर बात करें तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 1, 2, 3, 2 के पावर 3, अगर 3 के पावर करें तो 3 के पावर 1, अगर 5 के पावर करें तो 2 और 7 के पावर 1। ठीक है, जब भी इस टाइप से आया और हमारा गुणनखंड अगर ज्ञात करने की बात बोल रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि p के पावर a के पावर p इंटू बी के पावर q इंटू सी के पावर
आर, जब इस टाइप से अगर फॉर्मेट में आता है तो हमारा गुणनखंड का जो संख्या होता है, गुणनखंड की जो संख्या आएगा, गुणनखंड की जो संख्या आएगा से p + 1 q + 1 और यहाँ पे r + 1 होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी के इस टाइप का टर्म में है तो हम यहाँ लिख सकते हैं गुणनखंड की संख्या बराबर 3 + 1 पावर जो है, फिर क्या लिख सकते हैं 1 + 1 और फिर 2 + 1, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 है तो 1 + 1। अब यहाँ अगर करें तो 3 और 1 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2, अगर इसको अगर करें तो कितना 4 दूना 8 और 3 के 24 दूना 48, यानी कि 4200 का अगर टोटल गुणनखंडों की बात करें तो हमारा 48 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज मैथ का सेट नंबर हम लोग कितना कर रहे थे, 22 कर रहे थे, जो कि हमसे जितना हो पाया उतना हम इसको समझाने की कोशिश किए, ठीक है। आप समझिए, बनाइए, बार बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मैथ होता ही है प्रैक्टिस के लिए, आप अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेट में, धन्यवाद।